Yes, but what is accounting? Those who have attended the last class, please tell me what is accounting. किसी को याद नहीं है क्या बताया था अकाउंटिंग? यस खुशी. खुशी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट? नहीं ना, सेकंड है ना? खुशी, एम आई ऑडिबल बच्चे? See, if you will not reply, it won't be possible for me to communicate with you all. Vineet, कल तुम भी लास्ट क्लास में चले गए थे ना? काफी No, टाइम ma'am. क्लास में. हाँ, तुम नहीं थे बच्चे लास्ट टाइम में, प्रेजेंट नहीं थे. विनीत बताओ, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो बच्चे, व्हाट इज अकाउंटिंग? It is the main language of business which records all the transactions in the books, and it helps in communicating the transactions information to its end users. Very good, Anushka, very good. Harman? Yes, ma'am. Harman, you are from commerce? Yes, ma'am. Okay. So बच्चे, accounting क्या है? It is the language of the business. Accounting क्या है? First part I told you कि जिस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे बात करते हैं, we have three languages, Punjabi, Hindi and English. In the same way, business has its own language, that is accounting. So accounting is the language of business. अब इस अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, और वो ट्रांजेक्शन्स कौन से नेचर की होनी चाहिए बच्चों? व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल नेचर? वेरी गुड. तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, ओनली दे विल गेट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, अदरवाइज रेस्ट ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड. ओके हरमन, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर मैं कहती हूँ कि हरमन बहुत अच्छा लड़का है, तो here we have बहुत अच्छा your quality, right? But we can't have its monetary value. मैं बता सकती हूँ कि जो हरमन है वो 5,000 रुपीज अच्छा है या 6,000 रुपीज अच्छा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना बताना. तो ये क्या हो गया बच्चे? नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसकी मनी वैल्यू नहीं है. तो इसे हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते. वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच हैव मनी कैरेक्टर और विच आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब जिसकी कोई वर्थ है, जिसको हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, रेस्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. इज इट क्लियर हरमन कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है और जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं recording of financial transaction. Khushi, this is your first class of accounts or second? बच्चे please tell me. Ma'am, second. Second, okay. बच्चों डोंट वरी, ये मत कहना कि मैम वो कल वाला टॉपिक लास्ट क्लास वाला रिपीट कर रही है. मैं सिर्फ अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ना वो न्यू स्टूडेंट्स को क्लियर कर रही हूँ. अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर जो है, राइट? हरमन बच्चे यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. फर्स्ट टाइम आई थिंक हरमन ही है, बाकी सबकी तो सेकंड क्लास है. हरमन? Yes, ma'am. हरमन बच्चे समझ आया अकाउंटिंग Yes, क्या है? ma'am. क्या Yes, है ma'am. अकाउंटिंग बेटा? Ma'am, it बोलो. is the language of business which is used हाँ. for recording financial transactions. Yes, it only records financial transactions. Non-financial transactions or the transactions which do not have any kind of monetary value will not be recorded in accounting, right? Now the third point of the definition is, in accounting, financial information
is communicated to its end users. लास्ट पॉइंट है बच्चों, जितनी हम लोग ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, उससे कम्युनिकेट करते हैं एंड यूजर्स तक। अब एंड यूजर्स क्या है? बेसिकली देखो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्हें अपनी पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग शो करनी पड़ती है। शो किसको करनी पड़ती है? एंड यूजर्स को, मतलब अपने सप्लायर्स को शो करना पड़ता है। अगर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो सप्लायर क्या करेगा? उसे पता लग जाएगा कि इस बिजनेस में जो है प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो अपनी सप्लाई उधार पे बंद कर देगा। बंद कर देगा ना, क्योंकि ही नोज कि यार ये बिजनेस में तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सप्लाई करके क्या फायदा, मुझे मेरे पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर बहुत सारे एंड यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इसको फर्दर डिटेल में करेंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसे कम्युनिकेट किया जाता है अपने यूजर्स तक, एंड यूजर्स तक। इसका सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल अभी ये माइंड में रखना कि अगर सप्लायर को ये पता लगता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो अपनी सप्लाई रोक सकता है, बिकॉज ही नोज दैट ही will not be able to get his money from this businessman. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Note down this definition. मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट फर्स्ट इट इज द लैंग्वेज, सेकंड इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, थर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू इट्स एंड यूजर। ठीक है बच्चे, हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, 10,000 रुपीज हम लोग सैलरी दे रहे हैं, दैट विल बी अ फाइनेंशियल करेक्टर ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल? हरमन बोलो, अगर हम 10,000 एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल करेक्टर है, नॉन फाइनेंशियल है? मैम फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा एम्प्लॉय ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्टी जो है दैट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल? मैम नॉन फाइनेंशियल। Non-financial. So always remember, in accounting process, business related transactions, only financial transactions will be recorded, rest transactions will not be recorded in your accounting process. Right beta? Note Yes, करो ma'am. इसे जल्दी से। कर लिया मैम। ओके, अभी हरमन मैंने जो लास्ट क्लास में करवाया था थ्योरी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स थे, मैं उसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, because everybody wants that we should do some numerical problems. So that's why I'm starting with the new chapter. I have just given you the information of accounting, see what is accounting actually. Now today we are going to start with the new chapter. Chapter is accounting equation. ठीक है बच्चा, तुम लोगों के स्कूल स्टार्ट हुए अभी? क्या स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हुई है? बोलो। नो मैम। No, ma'am. जब भी आपके स्कूल में क्लासेस स्टार्ट होगी ना, तो आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है थ्योरी के, वो आएंगे ही आएंगे। और मोस्टली हर स्कूल में टीएस ग्रेवाल फॉलो करवाते हैं, जो अकाउंट्स की बुक है ना, दैट इज टीएस ग्रेवाल। तो आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर सकते हो, नो इशू। मैं अपनी साइड से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट दूंगी, and these assignments will not be based on only TS Grewal, it will be from all the books, मतलब 3-4 बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उन सबसे रिलेटेड अपने असाइनमेंट में क्वेश्चंस कवर करूंगी। बिकॉज अकाउंट्स में लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग करोगे, उतनी आपकी नॉलेज एनहांस होती है। +1 में बेस बनेगा, तभी +2 का अकाउंट बहुत अच्छा हो पाएगा। बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो +1 और +2 दोनों में ही इंटरलिंक्ड है। तो ट्राई करना कि +1 का बेस बहुत अच्छा हो। जितना काम दूंगी अगर टाइम पे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने जितने डाउट्स है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के, तुम कभी भी क्लास के बाद, क्लास के अंदर, एनी टाइम यू कैन आस्क, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर कर लो। ओके बच्चे? यस। देखो, अब सबसे पहली एक टर्म है एसेट, क्योंकि जब तक ये टर्म्स नहीं क्लियर होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आ पाएगी। एसेट वर्ड सुना है कभी किसी ने? एसेट वर्ड सुना है? एसेट नहीं? चलो, व्हाट आर एसेट्स? देखो,
सिंपल वर्ड्स में तुम्हें समझाने के लिए अगर मैं बोलूं एसेट्स क्या है, तुम लोगों के पास, सबके पास, लेट अस अज्यूम सबके पास अपना अपना एक्टिवा है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास एक्टिवा है ना, सो दैट इज द एसेट। बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है जिसपे किसी भी बिजनेसमैन का लीगल राइट होता है और उस बिजनेसमैन ने उसे एक्वायर किया है बाय पेइंग इट मनी वैल्यू, acquired by the owner by paying its money value. बच्चों रेड मार्कर इज विजिबल? बोलो। रेड मार्कर विजिबल है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो व्हाट आर एसेट्स बच्चों? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स किसी भी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी है जिसपे उसका लीगल राइट होता है और जिसे वो एक्वायर करता है पैसा देके, राइट? तुम्हारे घर में टीवी है, हमने टीवी के लिए उसकी मनी वैल्यू पे की हुई है, तो वो हमारा क्या है? एसेट है। हमारे घर में बेड है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, सोफा है, डाइनिंग टेबल्स है, राइट? ये सारी चीजें, मतलब जो भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे हमने एक्वायर किया हुआ है, जिसपे हमारा पूरा पूरा राइट है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। क्लियर है बच्चों? व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्लियर टू एवरीवन? बच्चों रिप्लाई किया करो। हरी Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी ma'am. मैम। साइड रिप्लाइंग। हाँ हाँ बच्चे बोलो। मैम एक बार थर्ड पॉइंट बता दो इसका। हाँ थर्ड पॉइंट दोबारा बताती हूँ हरमन। बच्चे दिस इज रिटर्न हियर एक्वायर्ड बाय द ऑनर बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू। हम क्या करते हैं हरमन? मार्केट में जाते हैं एंड वी आर बाइंग एलईडी। नाउ इट्स वैल्यू इज 80,000 रुपीज। अभी ये मार्केट में पड़ा, इट इज नॉट आवर प्रोडक्ट, इट इज नॉट एसेट। हाँ, व्हेन विल बाय इट बाय पेइंग 80,000, मनी वर्थ क्या है इसकी? मनी वैल्यू क्या है? 80,000। हमने इसे एक्वायर किया, ले लिया। कब लिया? व्हेन वी परचेज इट बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू। जैसे ही मैंने इसका ये 80,000 पे किया, ये एसेट मेरा हो गया। अब इस एलईडी पे मेरा लीगल राइट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एक्वायर किया है अपने पैसे देके। इसकी जो वैल्यू थी, मनी वैल्यू थी, वो मैंने पे की है और इसे एक्वायर किया है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोप्राइटर। यू नो व्हाट इज प्रोप्राइटर? हु इज प्रोप्राइटर? Who starts the हाँ, business? who starts a business? The owner of the business is known as proprietor, or we can also call him entrepreneur. Proprietor or entrepreneur. हम लोग +1 के अंदर जितनी भी अकाउंट्स पढ़ेंगे ना बच्चों, दैट इज रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब सिंगल पर्सन। यहाँ पे तुम जितनी अकाउंट्स पढ़ोगे +1 में, वो एक सिंगल ऑनर से रिलेटेड होगी। +2 में जब आओगे तो वो पार्टनरशिप से रिलेटेड होगी, मतलब वहां पे मोर देन 1 पर्सन क्या होंगे? ऑनर होंगे। सो दे विल फॉर्म अ पार्टनरशिप। रिमेंबर दिस, इन +1 वी ऑलवेज डू सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योर सिंगल होगा। प्रोप्राइटर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर हु ओन्स द बिजनेस, हु रन्स द बिजनेस। क्लियर बच्चों? एसेट्स क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, now we have two type of assets. In business, we have two type of assets.
One is fixed asset, other is current asset. Right? Note करो इसे. We have two type of assets, fixed asset and current asset. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ओके. अब फिक्स्ड एसेट कौन होते हैं? जिनकी वैल्यू मोर देन अ ईयर होती है. मोर देन मींस जिनकी जो लाइफ है, जिनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 1 साल से ज्यादा की होती है. करंट एसेट्स जो 1 साल से कम के होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स जैसे बिजनेस के अंदर क्या है, मशीन्स है. तो बच्चों मशीन्स की लाइफ हमेशा लंबे टाइम तक चलती है ना, इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई है. तो मशीन. बिल्डिंग भी क्या है, अगर ऑफिस की बिल्डिंग है तो दैट इज ऑल्सो एन एसेट, फिक्स्ड एसेट है वो. किसी टाइप के इक्विपमेंट्स है बिजनेस में, so they are assets, fixed assets. Okay. Office table and chair. These are also fixed assets. In the same way, we have so many fixed assets. Is it fixed assets clear to everyone? What are fixed assets? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो जिनकी भी value is more than a year, they all will be considered under fixed assets. Now, what are current assets बच्चों? Current assets क्या होते हैं? सबसे पहला करंट एसेट है कैश. कैश जो है आपका एक करंट एसेट है. बिजनेस के अंदर चाहे वो कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है. अगर बिजनेसमैन का अकाउंट है बैंक में और बैंक में 10 लाख पड़ा है तो वो भी क्या है, उसका करंट एसेट है. कैश इन हैंड मतलब उसके पास विद इन अ हैंड पैसा है, अकाउंट में नहीं है, घर पे ही है या ऑफिस में ही है, पैसा है उसके पास. तो करंट एसेट क्या होते हैं? जो कि जिनकी लाइफ ये फिक्स्ड एसेट के कंपैरेटिवली 1 साल से कम की होती है. तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और यहाँ पे एक और वर्ड आता है बीआर. सो मेनी करंट एसेट्स आर अवेलेबल. बीआर क्या होता है बच्चे? इट इज बिल्स रिसीवेबल. ये आगे बताऊंगी क्या होता है. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल. स्टॉक है बिजनेस में. स्टॉक सुना है ना? स्टॉक इज अ वर्ड. किसी भी चीज का स्टॉक होना. कितनी फॉर्म्स का स्टॉक होता है बच्चों, पता है आप लोगों को? स्टॉक कितनी फॉर्म का हो सकता है? 2. वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टॉक. इसे नोट करो, फिर स्टॉक डिस्कस करते हैं. स्टॉक भी क्या आपका करंट एसेट. कर लिया नोट आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. बच्चों स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. We have 3 type of stock or inventory. First is raw material. Second is work in progress, which means semi-finished goods. And third is finished goods, or you can say final goods. Right? तो ये 3 टाइप का स्टॉक होता है, which is also called as inventory. बच्चों अकाउंट में अभी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है. अभी मैं सिर्फ बेसिक ले रही हूँ so that we can start with this chapter.
कर लिया नोट स्टॉक? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टॉक की? स्टॉक की, stock is basically the summation of raw material, work in progress and finished good, right? यस मैम। Have you all noted it? Yes, ma'am. Okay. Next comes liabilities. Second major term is liability. Liability सुना है? Yes बच्चों, what are liabilities? अगर हम लोग Something सिंपल which is वर्ड, dependent. कम अगेन बच्चे दोबारा बोलो। Something which is dependent on other thing. Okay, something which is dependent on other thing. ठीक है, चलो liabilities क्या होता है बच्चे? These are the kind of payments any businessman has to pay to the outsiders. मतलब अगर मुझे like suppose I am a business woman, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने किसी से क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे लिया है। तो ऑन क्रेडिट मैंने रॉ मटेरियल लिया है, तो वो पर्सन क्या हो गया? मेरी लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे उसे उस सप्लाई के लिए पैसे पे करने हैं। देखो मेरा बिजनेस है, मेरा जो सप्लायर है ना वो हरमन है, जो मुझे रॉ मटेरियल मींस मुझे स्टॉक प्रोवाइड करता है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस उधार, राइट? तो क्रेडिट पे मुझे हरमन क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। नाउ हरमन इज माय लायबिलिटी। क्यों? आई हैव टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर टू हरमन। समझ आया बच्चों? मैं फ्यूचर में अगर मुझे हरमन ने 1 लाख का स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, तो मुझे ये 1 लाख रुपीज मैंने हरमन को बोला आई पे यू आफ्टर 2 मंथ, तो 2 महीने बाद मुझे इसे ये पेमेंट करनी है। टिल देन हरमन विल बिकम माय लायबिलिटी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? लायबिलिटीज, जहां पे आपको किसी को भी पेमेंट करनी है, किसी भी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को अगर बाहर आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है, so that is considered as liability of the businessman, right? किसी को भी पे करना है तो वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग डेट वर्ड भी यूज करते हैं। इसे डेप्थ मत बोलना, DEBTS है डेप्थ। कई स्टूडेंट डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ नहीं है ये, इट इज डेट्स एक्चुअली। डेट्स का मतलब क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ उधार, राइट? लायबिलिटीज क्लियर है बच्चों? व्हाट आर लायबिलिटीज? Businessman is liable to pay the amount to the outsider, so he has to pay, he has to clear his debt to the outsider, that is the liability। अगर उसे कहीं पे भी पैसा बाहर पे करना है, अब जैसे मान लो तुम लोगों ने A1 ज्वाइन किया, नाउ अभी तुम लोगों को फीस पे करनी है, तो फीस पे करना इज योर लायबिलिटी, राइट? क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या करना है? फीस पे करनी है, तो फीस पे करना क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, इन सबकी डेफिनेशंस मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, राइट? नाउ वी हैव 2 kind of liabilities।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? इंटरनल, एज इट नेम सजेस्ट, इट लाइज विद इन द बिजनेस। And external liability belongs to the outsider. अब मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी तो आपको बता दी कि अगर हमने किसी से क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, मतलब रॉ मटेरियल लिया है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। किसी से हम पैसा लेते हैं, कोई हमने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो वो भी क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब हरमन ने क्या किया, बिजनेस चलाते चलाते उसने खुशी से पैसे ले लिए 50,000 रुपीज, तो बताओ वो हरमन के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है कि इंटरनल लायबिलिटी है? बोलो हरमन। मैम थोड़ा सा ना डाउट आ रहा है इस करके। बोलो बोलो, क्या डाउट आ रहा है बच्चे? मैम थोड़ी ना डेफिनेशन मेरे को समझ नहीं आ रही। किसकी? मैम लाइबिलिटीज के जो दोनों टाइप्स है ना मैम, थोड़ी सी वो बता दो। हाँ दोबारा बताती हूँ बच्चे, सुनो। इंटरनल लायबिलिटी अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। एक्सटर्नल लायबिलिटी, हरमन एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आप बाहर किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, हरमन का बिजनेसमैन, हरमन का बिजनेस है, तो हरमन कौन है? एक एंटरप्रेन्योर है। हरमन इस बिजनेस के अंदर आपको सी नाम का एक पर्सन है जो क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इस सी से आपने क्या किया? क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। आफ्टर 3 months यू हैव टू पे हिम 50,000 रुपीज। 50,000 का ये रॉ मटेरियल लिया है, 3 months के बाद तुमने पे करना है। तुमने सुना होगा जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहां पे जब रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है तो कैश का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। हम लोग क्रेडिट पे क्या करते हैं? सिर्फ सामान उठाते रहते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। तो हरमन के बिजनेस के लिए ये जो सी पर्सन है जिसको इसने पैसा पे करना है, वो क्या हो गया? इसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ आया बेटा? एक्सटर्नल Yes, मतलब जब आपको पेमेंट किसी बाहर वाले को करनी है। इंटरनल तो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक्सटर्नल डिस्कस कर रही हूँ। एक्सटर्नल मतलब आपने किसी बाहर वाले को पेमेंट करनी है, तो वो पर्सन आपकी क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस पेमेंट टू द आउटसाइडर्स, जहां आपने किसी बिजनेस से बाहर पेमेंट करनी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है यस बच्चे? मैम, यस मैम। अब देखो, अगर हरमन तुमने अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपना फ्रेंड कोई मान लो बी है, उससे तुमने 5 लाख रुपया ले लिया, एज अ लोन ले लिया कि मुझे लोन दे दो और मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, राइट? अब बताओ, जब तुमने बी से, अपने फ्रेंड से पैसा लिया है एज अ लोन, तो तुम्हारे बिजनेस के लिए वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई कि इंटरनल लायबिलिटी हुई? मैम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, क्योंकि तुमने किसी आउटसाइडर से क्या लिया है? पैसा लिया है। तो दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे तुमने फ्यूचर में पे करना है। लायबिलिटी का वर्ड याद रखना बच्चे, जहां पे भी हमने पेमेंट्स करनी है किसी को, आपने किसी को भी अमाउंट पे करना है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? यस मैम। तो एक्सटर्नल, जब भी किसी बाहर वाले को पेमेंट करनी है, वो सारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तुमने बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है बैंक से, तो वो क्या है? तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है? यस समझ मैम। आया? यस समझ मैम। आया व्हाट आर एक्सटर्नल लायबिलिटी? अब मैं यस मैम। इंटरनल लायबिलिटी पे आ रही हूँ कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटी जो आपने विद इन बिजनेस पे करनी है। विद इन बिजनेस क्या पे करनी है? देखो इधर ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना बच्चों। बाकी सबको क्लियर है ना? लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके। मैम क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट देखो, 2 टाइप के क्रेडिट की डीलिंग होती है। एक क्रेडिट होता है उधार, अगर नाम, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सेम है, दिस इज क्रेडिट।
क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ए ने बी को गुड्स मतलब जिसकी भी चीज की वो प्रोडक्शन कर रहा है, ए ने बी को गुड्स क्या किए, सेल किए ऑन क्रेडिट। तो मतलब ए ने बी को गुड्स बेच दिए क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट मतलब ये होता है, समझ आ गया? ये सारे क्लियर है? यस मैम। सेकंड क्रेडिट क्या है बच्चे? अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जितना भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस आप लोग करोगे, यहाँ पे ड्यूल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल मीन्स दो, ड्यूल मीन्स दो। ठीक है, इस ड्यूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के दो एस्पेक्ट्स है। It has two aspects. One is debit and second is credit. अब ये मत कहना कि ये क्रेडिट किया तो इसका उधार हो गया, ऐसा नहीं है। एक क्रेडिट का मतलब उधार है, एक अकाउंट के ही कॉन्सेप्ट का एस्पेक्ट है क्रेडिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। अकाउंट के अंदर अगर आप किसी अकाउंट को डेबिट करते हो, मान लो 1000 से डेबिट किया, तो कोई और अकाउंट भी होगा जो 1000 से क्रेडिट होगा। समझ आया? अकाउंट्स के अंदर ड्यूल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ड्यूल का मतलब दो, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर 500 रुपए से एक चीज डेबिट हुई है तो 500 रुपए से कोई दूसरी चीज क्रेडिट होगी। अब ये कोरिलेशन कैसे होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना डेबिट विल हैव इक्वल क्रेडिट। जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, तभी अकाउंट की टर्म बैलेंस होगी, तभी वो एक दूसरे के बराबर आएगी। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम और फिर डेब्ट क्या होता है? सॉरी बोलो मैम DEBT, डेब्ट। डेट, डेट नहीं हार्दे, डेट। These are also called उधारी, जितनी भी उधारी होती है। क्रेडिट बेसिकली पता है क्या होता है? जब आप गुड्स खरीदते हो ना, किसी पे गुड्स खरीदना या बेचना, तो वो हम क्रेडिट पे करते हैं। डेट जो होता है ना, वो सारी उधारी को कवर कर लेता है। तुमने अपने फ्रेंड से पैसा उधार पे लिया हुआ है तो वो डेट के अंदर आ गया। तुमने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो डेट के अंदर आ गया। ठीक है, तुमने किसी थर्ड पार्टी को उधार दिया हुआ है, वो डेट के अंदर आ गया। समझ आ गया? तो डेट मीन्स भी उधारी होता है, क्रेडिट मीन्स भी उधारी होता है। क्रेडिट मोस्टली हम लोग जितने भी गुड्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, और डेट हर टाइप की उधारी को इंक्लूड करता है। क्लियर है बच्चे दोनों में डिफरेंस? यस मैम। अच्छा, हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कर रहे थे। इंटरनल लायबिलिटी से पहले एक वर्ड क्लियर कर रही हूँ, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? मुंह मत कह देना कि हमने जो सोशल में लर्न की हुई है स्टेट्स की कैपिटल याद करना, ये कैपिटल नहीं है। वो पता है किसी को व्हाट इज कैपिटल? नहीं? कैपिटल इज द अमाउंट बाय विच एनी पर्सन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब हार्दिक ने 10 लाख इन्वेस्ट किया इनटू हिज बिजनेस। So this 10 lakh is the capital of हार्दिक। समझ आया बच्चों कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जिससे कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको व्हाट इज कैपिटल? Yes, ma'am.
ठीक है, हम लोग ये भी यूज करते हैं लाइक ए कमेंट हिज बिजनेस विद ₹2 लाख। तो commences मतलब he is starting, he is beginning his business, he is running his business with the capital of 2 lakh। तो कैपिटल क्या होता है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। तो ये कैपिटल है ए की, राइट। अब कैपिटल, कैपिटल हमने कैपिटल समझ लिया क्या होता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर द एसेट्स? बोलो। Assets are the private properties on which every owner has its legal right and which he acquires by paying its money value, right? Assets क्या होते हैं? प्रॉपर्टी है बिजनेसमैन की जिस पे उसका लीगल राइट है और वो उसे एक्वायर करता है बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू। लायबिलिटीज क्या होता है हरमन? हरमन व्हाट आर लायबिलिटीज बेटा? Yes, ma'am. These are the Liability- kind of payment every businessman pays to the outsider. Very good. So these are the kind of payments every businessman pays to the outsider. Outsider, that is always under external liability. Now we have internal liability. बच्चों अब एक चीज ना ध्यान में रखना, एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आपका सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, रुचि's बिजनेस। बिजनेस और बिजनेसमैन, दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ कंसिडरेशन बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होगी, ये दोनों एक नहीं माने जाते। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस बिजनेसमैन both are separate from each other। कैसे? कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में तुम अब जितनी भी रिकॉर्डिंग करोगे हमेशा ये कंसिडर करके करोगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, और जितनी रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है। जितनी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन will be done according to the point of view of business, not from businessman। Am I clear till here? बोलो, ये दो लाइन समझ आई बच्चों? मैम एक बार ये बिजनेस वाली फिर से बताना मैम, रिकॉर्डिंग वाली। हाँ दोबारा बताती हूँ बेटा। देखो ए बिजनेस, ए बिजनेस मतलब एक का बिजनेस। तुम लोग यही कहोगे ना, जैसे अभी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स, कोई भी मदर या फादर अगर वो बिजनेस में है तो हमारे पापा का बिजनेस या हमारी मम्मा का बिजनेस, राइट। तो हमारे लिए तो एक ही कंसिडरेशन है कि मम्मा का बिजनेस है, पापा का बिजनेस है। लेकिन अगर तुम अकाउंट्स की लैंग्वेज में आ जाओगे तो ए का बिजनेस यानी पापा का बिजनेस, लेट अस अज्यूम पापा और पापा का बिजनेस दो एंटिटीज है, दो सेपरेट एंटिटीज है, दो अलग अलग टर्म है, राइट। तो ए बिजनेस यानी ए एंड ए बिजनेस दोनों अलग अलग है, और जितनी भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगी, जितनी भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग होंगी वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्ड की जाएंगी, बिजनेसमैन ऑनर के पॉइंट से रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। समझ आया हार्दिक? सॉरी हरमन। यस जितनी मैम। ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे,
बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब तुम +1 में आ गए हो, यू आर इन कॉमर्स स्ट्रीम, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक्चुअली लॉ की आई में ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग, एक नहीं है। और जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेसमैन ऑनर के पॉइंट से रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी ट्रांजेक्शन, राइट? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? भूलना मत, 12th में भी यूज होता है बार बार। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट business and businessman, they both are separate entities, they both are separate from each other, right? सिर्फ एक ही लाइन है, इसे याद रखना अच्छे से। And we record all the transactions from the point of view of the business, not from the point of view of the businessman. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर ए का बिजनेस था, ए ने क्या किया, अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, तो वो 10 लाख क्या हो जाएगा? ए का बिजनेस का क्या होगा? 10 लाख, बोलो। Capital. कैपिटल। ए ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किए, ठीक है? अब बिजनेस के लिए ए कौन है? उसका आउटसाइडर है। बिजनेस के लिए कौन है? उसका आउटसाइडर है। देखो बिजनेस का क्या रोल है यहाँ पे? उसका रोल है कि भाई जो उसका ऑनर है ना, उसे उसने क्या प्रोवाइड करना है? प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। यही काम होता है ना बिजनेस का। हम लोग कहते हैं हमने बिजनेस में पैसा लगाया, क्यों लगाया? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द बिजनेस हियर? बिजनेस विल प्रोवाइड प्रॉफिट to A. Why so? Because A has invested 10 lakh into his business. अपने बिजनेस में उसने कितना पैसा लगाया है? 10 लाख। तो बिजनेस का क्या रोल बनता है कि उसे मैंने क्या करना है? प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या सर्कल है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस के अगर तुम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो ये जो 10 लाख इन्वेस्ट किया है ना बिजनेसमैन ने, इसे हम बोलते हैं बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस ने बाहर नहीं देना ये पैसा, ये किसको देना है? अपने ही बिजनेसमैन को देना है। तो इसीलिए जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस के अंदर, उसे हम बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा जितनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। जो पैसा बिजनेस बाहर देगा, किसी सी को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, किसी से लोन लिया है, किसी से क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लिया है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लेकिन जब बिजनेस अपने बिजनेसमैन को पैसा देगा, कैपिटल को रिटर्न करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। जैसे मैंने 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, नाउ आई एम सेइंग कि मुझे 3-4 इयर्स हो गए हैं बिजनेस में पैसा लगाए, तो बिजनेस से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? कि मुझे मेरी कैपिटल वापस मिल जाए प्लस प्रॉफिट मिल जाए। तो यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? उसे अपने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल का पैसा वापस करना है। तो बिजनेस के लिए कैपिटल हमेशा क्या होती है? एक इंटरनल लायबिलिटी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है बच्चों? नहीं समझ Yes, आया? ma'am. आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। हमें एक बार फिर से बता दो। फिर से बता देती हूँ बच्चे, वही बस ऐसे ही मत बोलना कि समझ आ गया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम्हें अभी अगर ये बेसिक क्लियर होंगे ना, तभी तुम आगे के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाओगे। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये समझ आया था अनुष्का कि ए और एज बिजनेस ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेपरेट। सेपरेट। देखो ए ने क्या किया, बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीस एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए को वो प्रॉफिट वापस देगा, प्रॉफिट तो देगा ही देगा, प्लस ये 10 लाख जो इन्वेस्ट किया ना कैपिटल का,
ये भी वापस करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि हमें काम करते इतना टाइम हो गया, अब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था ना, इतना पैसा तो हमें वापस आ चुका है। तो मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चे? अपने बिजनेसमैन को उसका लगाया हुआ कैपिटल पैसा वापस करना। तो जब वो इस कैपिटल को वापस करता है, तो वो मतलब जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बाय द बिजनेसमैन, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, कि जिसको उसे कहीं बाहर नहीं पे करना, लेकिन अंदर ही अंदर अपने बिजनेस में पे करना है। समझ आया? तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर हम लोग अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? इंटरनल लायबिलिटी हुई कि एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई? बोलो। पेमेंट ऑफ या सैलरीज और वेजेस टू द एम्प्लॉय, इट विल बी इंटरनल और एक्सटर्नल? Who led the class? Vineet is not present. सोचो बच्चों, बोलो। अगर बिजनेस को वेजेस एंड सैलरीज पे करने हैं एम्प्लॉय को, तो इंटरनल लायबिलिटी है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है? मैम इंटरनल। इंटरनल। ओके, और बाकी सब लोग इंटरनल है? Internal. Yes, I'm internal. अच्छा, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है कि नहीं है? वेजेस एंड सैलरीज पे करना एक्सपेंस है कि ये नहीं है? अब मान लो जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, A1 इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूशन ने जितने भी टीचर्स, जो भी फैकल्टीज है यहाँ पे टीच कर रही हैं, इनकी पेमेंट्स करनी है। तो अगर A1 इंस्टीट्यूट ने अपनी फैकल्टीज को सैलरीज पे करनी है, तो उनके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई कि इंटरनल लायबिलिटी हुई? बोलो। चलो, दिस इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसी तरह से एम्प्लॉय की सैलरी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी इज द ओनली थिंग विच इज द कैपिटल। क्योंकि देखो बच्चों, बिजनेस किसका है? ए का। ए के अलावा जिसको भी पेमेंट होंगी ना, वो सारी एक्सटर्नल कंसिडर की जाएगी। समझ आया? सिर्फ एक ए की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। तो हमेशा याद रखना, जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। उसके अलावा जो भी पेमेंट्स होती हैं, वो सारी किस में जाती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जाती है। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओनली इंटरनल लायबिलिटी इज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? लायबिलिटीज का इंटरनल है एक्सटर्नल? सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल है, बाकी सब जो भी पेमेंट्स करनी है, ए के अलावा ए ने जिसको जो भी पैसा देना है, वो सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मैम जो बिजनेस फिर ए को जो प्रॉफिट्स उसको देने होंगे, वो भी लायबिलिटी में कंसीडर होंगे, इंटरनल लायबिलिटी में? बिजनेस, अगर मैंने तुम्हें बताया था, बिजनेस के लिए क्या है, हम लोग जितनी भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना बच्चों, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बिजनेस ने तो बिजनेसमैन को भी पैसा पे करना है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए वो भी क्या होगी? एक लायबिलिटी होगी। लेकिन ये लायबिलिटी उसकी इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि उसने अपने ही बिजनेसमैन को प्रॉफिट पे करना है। तो वो क्या हो गई? इंटरनल लायबिलिटी। ये प्रॉफिट बाद में जाएगा। पूरी बिजनेस की इनकम हुई 1 लाख, ठीक है, जिसमें से 10,000 हमने सैलरीज पे कर दी। तो ये तो आउटसाइडर है ना, पहले प्रॉफिट में से क्या करते हैं? जो बिजनेस के खर्चे हैं वो निकालते हैं। जो रेजिडुअल इनकम होती है, मतलब समझते हो, जो सिर्फ आखिरी में बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, वो एज अ प्रॉफिट किसको मिलता है? बिजनेसमैन को मिलता है। हमने सैलरीज माइनस कर दी 90,000। किसी क्रेडिटर की पेमेंट थी, जिससे हमने, क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर, जिससे हम क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, उसको हमने 30,000 पे कर लेते।
वो भी हमने पे कर दिए। अब कितना बचा? 60,000 रुपीज। हमने क्या किया, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पे करना था। जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज इधर से उधर जाते हैं तो आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर दिए, 1,000 रुपीज वो चार्जेस थे, वो भी पे कर दिए, 59,000। अब देखो और कोई पैसा है पे करने वाला? अगर नहीं है तो ये 59,000 अब बिजनेस को किसे पे करना है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टू द बिजनेसमैन। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर जितनी भी इनकम होती है, इनकम से पहले बिजनेस क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस को निकालेगा। उसके बाद जो आपकी रेजिडुअल इनकम होती है, रेजिड्यू मतलब जो लास्ट में बिल्कुल ऐश बचती है, तो रेजिडुअल इनकम जो है दैट इज एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू बिजनेसमैन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब मैंने चैप्टर का नाम लिखा था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इट मींस यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बैलेंस करनी है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस की हुई है ना 9th-10th क्लास में, लीनियर इक्वेशंस की हुई है ना। यस मैम। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों, अकाउंटिंग एक इक्वेशन है, मैं लिख रही हूँ क्या इक्वेशन है ये। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तभी मैंने आपको पहले एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का मतलब क्लियर किया। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये एलएचएस है एंड दिस एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस। ये हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं हो रही तो इट मींस आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। द इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब समझ आ गया ना बच्चों? एसेट्स हमेशा किसके इक्वल आएंगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कर लिया नोट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब ना हम लोग एक गेम प्ले करेंगे। देखते हैं इस गेम में किसका माइंड शार्प है, कौन जल्दी जल्दी आंसर कर पाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें गेम की एक ट्रिक बता रही हूँ, उसे ध्यान में रखना। मैंने आपको कहा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? Business. बिजनेस के। तो ऑलवेज रिमेंबर वी रिकॉर्ड आवर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनली, राइट? अब कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? बोलो। खर्चे. खर्चे। अगर आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो बच्चों, अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो आपका बिजनेस में कैश बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। कम होता है. और कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है? कैपिटल. क्या है कैश? Who said Asset. capital? एसेट। बच्चे देखो करंट एसेट में फर्स्ट वर्ड क्या था? कैश। अगर आप एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो तो आपका जो एसेट है दैट इज कैश, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होता है ना? इन द सेम वे मैंने आपको बताया था जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है ना बिजनेस के अंदर, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो अकाउंट्स का कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं बच्चों हम लोग? बोलो, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं अकाउंटेंसी में हम लोग? नहीं यार,
ड्यूल कॉन्सेप्ट, क्या कहता है ये ड्यूल कॉन्सेप्ट? दो ही कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और एक ड्यूल कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ड्यूल कॉन्सेप्ट? जितनी चीज डेबिट होगी उतना ही क्रेडिट होगा। बिल्कुल, तो ये ड्यूल कॉन्सेप्ट कहता है जितने अमाउंट से एक चीज डेबिट होगी उतने अमाउंट से एक चीज क्रेडिट होगी। इट मींस ड्यूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली टू अकाउंट विल गेट अफेक्टेड, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे कैश अफेक्ट हो रहा है तो दोनों में से कैपिटल या फिर लायबिलिटी में से कोई एक अकाउंट और अफेक्ट होगा। हमने क्या किया, कैश को पे किया, एसेट्स है, कैश कम हो गया। इन द सेम वे बिजनेस में बिजनेसमैन की क्या लगी हुई है, कैपिटल लगी हुई है, तो कैपिटल से भी जब पैसा वो पे करता है तो कैपिटल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट बच्चों की? दोबारा बताऊं? मैम एक बार देखो बता। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है, ड्यूल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन दो जरूर होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा। अगर आपने एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस पे करने का मतलब कैश कम हो गया बिजनेस से, कैश कम हुआ तो मतलब एसेट कम हो गया। और जब भी ये कैश पे किया जाता है, मतलब तुम हमेशा याद रखना, अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिजनेसमैन की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख में से खर्चे भी तो दिए हैं कुछ जो बिजनेस में लग रहे हैं पैसे। अगर आपका कैश कम हो रहा है तो मतलब खर्चे भी हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं तो कैपिटल जो है 10 लाख का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। एक्सपेंसेस मतलब कैश कम होना, एसेट कम होना, एज वेल एज कैपिटल कम होना। दो अकाउंट अफेक्ट हो गए ना, एक एसेट का और एक कैपिटल का। क्लियर बच्चों? यस मैम। इसी तरह से अगर इनकम्स है, इनकम्स क्या होती है, एक्सपेंसेस का उल्टा हो गया ना, तो बताओ क्या होगा। इनकम मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश क्या एक एसेट है तो कैश इंक्रीज कर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ आएंगे तभी ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ही इनकम आती है ना तो बिजनेस की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। दो पॉइंट समझ आ गए? यस मैम। अच्छा, अभी आगे दो पॉइंट है वो मैं नहीं समझा रही हूँ, अभी दो तीन ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि हमने किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस अभी ये दो पॉइंट याद रखना। अगर कोई एक्सपेंस है जहां से बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। अगर पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। नोट करो बच्चों इसे। कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes. Now the screen which I have shared, is it visible to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. At the top there are some business transactions. ठीक है, वन बाय वन बच्चों आपने ट्रांजेक्शन रीड करनी है और यही हमारी गेम है। तुमने बताना है कब आ रहा है कुछ, कब जा रहा है। बच्चों फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन रीड करो। अभी मैं इसका फॉर्मेट कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ ये बता रही हूँ कि ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है आपने। हाँ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करो क्या है, कौन रीड करेगा? रीड इट फॉर मी इवन, बोलो। हरमन रीड इट बेटा। यस मैम। मैम फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस, पूजा स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000। Okay, thank you. Pooja started business with ₹10,000. बच्चों देखो ये मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, राइट? फाइनेंशियल नेचर है।
तो इसलिए मैं इसे अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। अब बताओ इसका मतलब पूजा स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000, तो ये 10,000 क्या हुआ हार्दिक बिजनेस की? हार्दिक कैपिटल, वेरी गुड। तो पूजा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से, ये रहा बिजनेस पूजा का। तो सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें क्या मिलती है? कैपिटल, राइट। अब बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास ये 10,000 आया है कि गया है? आया है। आया है। किस फॉर्म में आया है बच्चों? ब्लर है? इज इट ब्लर फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then I'm just stop sharing this page. Now is it clear? Clear, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैं इसे दोबारा शेयर कर लूंगी, पहले एक ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बिजनेस के अंदर ये जो 10,000 है ये किस फॉर्म में आया बच्चों? Capital. बोलो। Capital, तो this 10,000 will be considered as capital of the business, but this 10,000 is in which form? Liability. Somebody said the answer. किसने बोला था अभी? I think हरमन। मैम हरमन कैश तुमने था क्या ना? बोला था? मैंने कैश बोला था। ये हाँ, दिस इज करेक्ट। बिजनेस के अंदर ये 10,000 आया है किस फॉर्म के अंदर? कैश फॉर्म में अंदर। और कैश क्या है? कैश क्या है? Asset. एसेट। तो देखो हमारी दो चीजें अफेक्ट हो गई, एक एसेट। क्यों? मैंने अब ना हमेशा याद रखना अकाउंट में ड्यूल कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब एक साथ दो ट्रांजेक्शन आएंगी बिजनेस के अंदर। जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन होती है वो एक की नहीं होती, वो दो अकाउंट को अफेक्ट करती है। बिजनेस के अंदर एक तो कैपिटल आई, दूसरा क्या आया? कैश आया। तो ये दो टर्म्स होगी, दो अकाउंट हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगी 10,000 से और एसेट में कैश आ जाएगा 10,000। समझ आया? ड्यूल इफेक्ट समझ आया? जब मैंने ये Yes, ma'am. अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लिखी थी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो मर्जी लिख सकते हो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 10,000 एसेट के नीचे कैश फॉर्म में आया है। तो क्या इफेक्ट हुआ? एसेट अफेक्ट हो गया, एसेट बढ़ गया 10,000 से। और सेकंड क्या आया बिजनेस के अंदर? कैपिटल आई है 10,000 की। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट करो कि व्हेनेवर देयर इज, मतलब सेम ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या होगा? एक तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस के अंदर सॉरी कैपिटल आई है, राइट। नोट करो, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन शो करते हैं। आज तुमने सिर्फ मुझे ये बताना है बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से ट्रांजेक्शन आएंगी आपको ना क्वेश्चंस में, इस टाइप से ट्रांजेक्शन आएगी और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में उनकी वैल्यूज इवैल्यूएट करनी होगी सो दैट दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा, मतलब एसेट्स जो है दैट विल बी इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो इट मींस आपने कहीं मिस्टेक किया। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब एक ट्रांजेक्शन होती है वो कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। कर लिया नोट? कर लिया बच्चों नोट? Say yes or no? Yes, ma'am, कर लिया। Yes, ma'am. Okay. Khushi, now read the second transaction. क्योंकि बोर्ड ब्लर आएगा, then I have to stop it. She purchased a Tell me the second transaction, beta. She purchased a furniture. she purchased a Ma'am, it is blurred. She purchased, clear है बेटा? She purchased the she furniture. purchased
हाँ, 4,000 in cash. ठीक है. She purchased the furniture for 1,000 in cash. अब बताओ बोर्ड विजिबल है या स्क्रीन शेयरिंग बंद करूं? ब्लर है। नाउ इट्स क्लियर. Yes, ma'am. यस मैम। अब चलो बताओ मुझे कौन इस क्विज को सॉल्व करेगा. She purchased a furniture for ₹10,000 in cash. हम फिर से बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं. अब तुमने बताना है अगर तुम बिजनेस में बैठे हो और तुम एक फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आया? बोलो. What Capital. comes into the business? नहीं, what comes into the business? कैपिटल तो आगे. कैपिटल। नहीं, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो. कैपिटल एक ही बारी आती है बिजनेस में. Asset. बस बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है. अब बताओ जब तुम फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर क्या लेके आए? मैम एसेट। हाँ, बिजनेस के अंदर हम क्या लेके आए? फर्नीचर. फर्नीचर कम्स इनटू बिजनेस, ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस? बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है? कैश। कैश. हमें दो चीजें मिलगी जो अफेक्ट हो रही है. क्या? एक तो फर्नीचर आ रहा है. फर्नीचर किसकी फॉर्म है? एसेट, लायबिलिटी की कैपिटल? बोलो. एसेट। Asset, ma'am. एसेट. तो एक तरफ एसेट बढ़ गया क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है. फिक्स्ड एसेट बढ़ गया. कैश क्या हो रहा है बच्चों? कैश जा रहा है. कैश क्या हो गया? कम हो गया. तो एसेट क्या हो गया? कम हो गया. समझ आया? अब यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल नहीं अफेक्ट हुआ लेकिन एसेट ही दो बारी अफेक्ट हो गया. दो बारी अफेक्ट हो गया ना. दैट्स इट. हमें यही चाहिए था. 1,000 रुपीज से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई. फर्नीचर क्या हो गया? प्लस. 1,000 रुपीज से कैश क्या हो गया? माइनस. इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा बच्चों? 0. Yes, ma'am. तो बस हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इफेक्ट नहीं हुई क्योंकि आंसर कितना आ रहा है? 0. ठीक है, समझ आया? अभी सिर्फ तुमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, बट अभी टाइम लगेगा. सिर्फ अभी समझो, जो मैं करवा रही हूँ उसे समझो अच्छे से कि किस चीज में क्या इफेक्ट हो रहा है और किस चीज में क्या इफेक्ट नहीं हो रहा. अब बताओ सेकंड ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। विनीत इज इन द क्लास. विनीत क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, चलें आगे फिर. जब तक हम Yes, ma'am. लास्ट की 10 ट्रांजैक्शन करेंगे ना तब तक तुम अपना बताओगे कि मैम इसमें ये अफेक्ट हो रहा था. बट अभी तुम्हें टाइम लगेगा. जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स ओनली नाउ. यस बच्चे. विनीत बच्चे थर्ड ट्रांजैक्शन बोलना क्या है? Okay, ma'am. बोलो बोलो. Purchased a goods for 2,000 for ₹2,000 on credit from Payal. on credit from Payal. ठीक है, अभी मैं उसे स्टॉप करती हूँ. This is happening for the first time, otherwise स्क्रीन शेयर करके भी बोर्ड इज विजिबल. चलो बच्चों देखो. परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम पायल. राइट. अब यहाँ पे एक तो ये याद रखना कि ये क्रेडिट पे है. क्रेडिट मतलब उधार. उधार पे है. उधार. राइट. किससे उधार किया हुआ है हमने? पायल से.
पायल से उधार किया हुआ है ना, तो जब हम किसी से भी उधार करते हैं ना क्रेडिट पे गुड्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इसे? क्रेडिटर। क्रेडिटर। पायल कौन है? पायल कौन है? अब किसने स्टार्ट किया था बिजनेस? पूजा ने। तो पूजा के लिए पायल कौन है? क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में पूजा को पायल को पैसे पे करने हैं। तो क्रेडिटर वाली लायबिलिटी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? External. External. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तुम्हें समझ आ गया? यहाँ पे क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? बोलो। एसेट, Liability. लायबिलिटी। तो हमें बिजनेस में सबसे पहले जो हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ी है कि कम हुई है? बोलो। Increase हुई है. इंक्रीज। तो प्लस हो जाएगा 2000 और ये लायबिलिटी किसकी है? हमारी क्रेडिटर की है। दूसरा बताओ बच्चों क्या होगा बिजनेस के अंदर? सोचो। परचेज गुड्स, बिजनेस के अंदर आया क्या है? हम एसेट आया है. एसेट आया है। गुड्स को, हाँ, गुड्स को हम लोग लिखते क्या है बच्चों? स्टॉक। क्या लिखते हैं इसे? स्टॉक। स्टॉक क्या है? एसेट है। तो एसेट में स्टॉक इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखो, एक तरफ लायबिलिटी प्लस हुई 2000 से, एक तरफ स्टॉक प्लस हुआ, यानी एसेट साइड प्लस हुई 2000 से। तो बैलेंस होगी ना ट्रांजेक्शन दोनों तरफ। एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए? इक्वल आ गए। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन किए, तीनों समझ आ गई ना? जिसको भी क्लियर ना हो बच्चों मुझे उसी टाइम बता देना प्लीज। अभी भी कोई रिपीट करनी है तो मुझे बता देना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अनुष्ठा बेटा, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन प्लीज डिक्टेट इट मी। बोलो अनुष्ठा। Entrepreneur overdrawn एंटरप्रेन्योर ओवरड्रॉन rupees 10,000 from the bank for office use. ओके बेटा, थैंक यू। पढ़ो बच्चों इस ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन समझ आई? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऑनर। उसने ओवरड्रॉन, यहाँ पे वर्ड लिखा है ओवर, नहीं तो सिंपल लिखा होता ड्रॉन। ड्रॉन मतलब पैसा निकालना, लेकिन ओवर लिखा है ना तो इसका मतलब डिफर हो जाता है। बताती हूँ क्या होता है अभी। 10,000 फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। मान लो पूजा थी एंटरप्रेन्योर, तो पूजा ने क्या किया? अपने बैंक से 10,000 अपने ऑफिस यूज के लिए निकाल लिया। अगर यहाँ पे ड्रॉन वर्ड लिखा होता तो ट्रांजेक्शन सिंपल होती, लेकिन यहाँ ओवरड्रॉन लिखा है। ओवरड्रॉन का मतलब होता है दिस ओवरड्रॉन इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। पता है लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एनीबडी नोज इट? नो? बच्चों जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, मतलब मैन एंड वुमेन बोथ, उन सबका ना मोस्टली बैंक के साथ करंट अकाउंट चल रहा होता है। ध्यान से सुनना इसे। हम लोगों के जो नॉर्मल अकाउंट है ना बैंक में, वो सारे सेविंग अकाउंट है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं? मोस्टली बैंक के साथ करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट ओपन करने का रीजन क्या होता है?
बिजनेस में हर रोज ट्रांजेक्शन हो रही होती है, पैसा लेना देना, चेक देना लेना, ये सब ट्रांजेक्शन हो रही होती है। सेविंग अकाउंट की ना एक लिमिट होती है, करंट अकाउंट में लिमिट नहीं होती। तो इसकी वजह से इस अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पैसा विड्रॉ करने की या पैसा जमा कराने की। इसीलिए जितने बिजनेसमैन होते हैं ना वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चे बिजनेस ने क्या, बैंक ने क्या किया होता है, बैंक को पता है कि भाई पूजा एक अच्छी खासी बिजनेसमैन वुमेन है जो कि मेरे अकाउंट से, मतलब हमारे बैंक में उसका अकाउंट है और इतनी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन करती है, पैसा आता रहता है इसके अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा ने क्या किया, यहाँ से 10,000 रुपीज निकाल लिया, लेकिन पूजा के अकाउंट में 10,000 थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, डेफिशिएंसी थी अकाउंट की। पूजा का अकाउंट नेगेटिव चल रहा था, उसने 10,000 निकाल लिया। बैंक क्या करता है, ऐसे बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रोकेंगे नहीं, आपको पैसा आपने किसी को देना है या आपको लेना है, आप पैसा ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई नॉमिनल सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो हर एक बैंक के अलग अलग होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, ये 10,000 रुपया बैंक ने पूजा को दिया एज एन ओवरड्राफ्ट। व्हाई इट इज ओवरड्राफ्ट? बिकॉज इन पूजा's account there was no sufficient money, that is why bank has given it as a overdraft। अब बैंक क्या करेगा, बैंक को पता है इसके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं फिर से, तो जैसी पूजा के अकाउंट में पैसे आएंगे ये 10,000 बैंक अपने आप माइनस कर लेगा, प्लस डेज के अकॉर्डिंग जितनी लेट आएगा, अदरवाइज डेट्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो एक अलग पॉइंट है। तो वहां पे बैंक क्या करेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेगा अपने आप, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूजा के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे वर्ड था ओवरड्रॉन, इसीलिए मुझे आपको ये प्रोसेस बताना पड़ा। अगर सिंपल ड्रॉन होता तो उसकी ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट अलग होती। समझ आ गया बच्चों सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अब जब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये लाइबिलिटी हुई पूजा के लिए, मतलब बिजनेस के लिए Liability. लाइबिलिटी हुई ना। तो लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो बिजनेस में दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गई, प्लस हो गया कितना, 10,000, और क्या आया बिजनेस के अंदर, Asset in the form of cash. वेरी गुड, एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि 10,000 बैंक बिजनेस में आया भी तो है, तो 10,000 प्लस हो गया, दोनों अकाउंट बैलेंस हो गए। देखो क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट टिल नाउ, एनी डाउट? बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हमने इससे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबको क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया? Yes, ma'am. फिर अनुष्का को समझ आया, बाकी सब Yes, ma'am. ओके? रिया, यस मैम। अमन, हार्दिक, यस मैम। विनीत, ओनली Yes, यू आर ma'am. लेफ्ट। ओके, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, मैं ये असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ दोबारा। जितना आपको समझ आता है आपने सिर्फ ये इफेक्ट्स लिखने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पे, वैसे ही आपने इफेक्ट्स लिखने हैं कि क्या चीज अफेक्ट होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। पेज इज विजिबल? यस मैम। Okay. Now you just have to write the effect. We will discuss it in the class और अपने आंसर्स को चेक करना कि तुमने सही किया है कि गलत किया है, राइट? कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी गलती तो है, ऐसा तुमने कौन सा किया हुआ है पहले, लेकिन ट्राई जरूर करना कि पता लगेगा कि आज की क्लास में किसको क्या क्या समझ आया। ठीक है बच्चों?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I'm winding up because I have another class. ठीक है?